नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही सामने फैशिस्ट कह दिया। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? It's easier than explaining it. I don't mind. अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने पत्रकार ने यह सवाल भी पूछ लिया कि ममदानी, आप ट्रंप को फैशिस्ट कहते रहे हैं, क्या आप उस पर अब भी कायम हैं? तब वहीं पास बैठे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोई बात नहीं, आप हाँ ही कह दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और ममदानी ने हाँ कह दिया। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. फैशिस्ट हंसी मजाक का शब्द नहीं है, यह सत्ता का सबसे क्रूर चेहरा है। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन यह जो छोटा सा हिस्सा आपने देखा, इसके बाद यह सवाल कीजिए, क्या यह भारत में संभव है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक क्या आपने कोई तस्वीर देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दूसरे से मिल रहे हों? क्या यह संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बंद कमरे में मिले, बात करें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सभी सवालों के जवाब दें? अमेरिका के लोकतंत्र में इस वक्त बहुत सी खराबियां आ चुकी हैं, लेकिन उसी अमेरिका में इतना संभव तो है कि विचारधारा के अलग अलग छोर पर खड़े ट्रंप और ममदानी थोड़ी देर के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपने अनगिनत बार देखा होगा कि ट्रंप प्रेस से बात कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। वहां पर यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका का प्रेस भी भयंकर दबाव से गुजर रहा है। भारत में आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख सकते। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में देखिए, ट्रंप और ममदानी जहां खड़े हैं, प्रेस दोनों के कितने करीब है, कितनी कम दूरी है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेस के बीच। माहौल भले चुनावों वाला नहीं है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में थोड़ी देर के लिए किया गया इस तरह का संवाद भी उसकी जड़ों में खाद डालता है। क्यों नहीं संभव हो सकता भारत में? क्या 140 अरब का देश इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोकसभा में सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष इस तरह से मिलें और सवालों के जवाब दें? क्या भारत की राजनीति में कल्पनाओं को जड़ से सुखा दिया गया है कि आप इसकी बात अब सोच भी नहीं सकते? प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी का यह 12वां साल चल रहा है। चुनाव सब जीत जाते हैं, मगर 12 साल में एक बार भी इस तरह से प्रेस के सामने नहीं आ सके, जबकि उन्हें 1000 बार आना चाहिए था। कम से कम ट्रंप से ही पूछ लेते कि प्रेस के सामने क्या खाकर जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की किंडर इंस्टीट्यूट का आंकड़ा है कि अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ट्रंप ने 87 प्रेस वार्ता की थी, ओबामा से भी ज्यादा। क्लिंटन ने अपने पहले 100 दिनों में 107 बार प्रेस से बात की थी। दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप ने पहले 100 दिनों में करीब 130 बार प्रेस के साथ बातचीत की है। क्या किसी को भी बुरा नहीं लगता कि हम भारत के लोग दिन रात ढोल पीटते रहते हैं कि लोकतंत्र का जन्म यही हुआ, हम ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और इस देश के चुनाव आयोग को लेकर दर्जनों सवाल मुंह बाए खड़े हैं, और चुनाव आयोग से सवाल करने के लिए तरह तरह के लोग जमा किए जाते हैं जो राहुल गांधी को पत्र लिखते हैं कि आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर लोकतंत्र पर हमला कर दिया। क्या हो जाता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेस से कहते कि वे वोट चोरी के आरोपों पर कायम हैं, उनके पास सबूत हैं, आयोग ने उन्हें दस्तावेज और वीडियो फुटेज नहीं दिए क्योंकि हमारे साथ जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उन्होंने कानून बना दिया है कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं होगा। आज तक भारत के तमाम चुनाव आयुक्त इस कानून के बिना ही काम करते रहे। अब ऐसा क्या हो गया कि इन्हें मुकदमों से बचाने के लिए कानून बनाया गया और वीडियो फुटेज ना दिया जाए इसलिए नियम बदले गए? क्या भारत में यह संभव है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह बात कह दें और प्रधानमंत्री मोदी भी कहें कि कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए? जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखे हैं उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा करनी चाहिए कि भारत के लोकतंत्र में संवाद की बुनियादी कल्पनाएं भी खत्म हो गई हैं। अगर किसी बात से इस लोकतंत्र को खतरा है तो इससे है कि लोगों ने सोचना पूछना बंद कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष के साथ मिल क्यों नहीं सकते और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में जोहरान ममदानी ने ट्रंप के समर्थित उम्मीदवार को हराया है।
चुनाव के दौरान ममदानी ने कहा कि मैं ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने के जैसा हूं। एक प्रगतिशील मुस्लिम प्रवासी के रूप में मैं उन चीजों के लिए लड़ रहा हूं जिनमें मेरा यकीन है। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने कहा कि ट्रंप के लिए मेरे पास केवल 4 शब्द हैं। अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अगर आपने हम में से किसी एक को बाहर निकाला तो आपको सबसे निपटना पड़ जाएगा। ममदानी ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क शहर में जितने भी डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम उन सब से हिसाब लेंगे जिन्होंने किराएदारों का फायदा उठाकर केवल और केवल मुनाफा कमाया है। हम उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और ट्रंप जैसों पर टैक्स लगाएंगे। इसके बाद भी व्हाइट हाउस में जब मुलाकात हुई तब उसके बाद ममदानी कहते हैं कि जब हम मिले तो ट्रंप ने विरोध की बातें नहीं की बल्कि सहयोग की बातें की कि न्यूयॉर्क को कैसे बेहतर बनाया जा सके। And what I really appreciate about the president is that the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव आयोग को लेकर सवाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आश्वासन दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा इस देश में नहीं होने दूंगा जहां न्यायपालिका से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर डरपोक नजर आएं। आपने जो कमी बताई उसे ठीक करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा अगर दोनों देश के सामने हाजिर हों और सवालों के जवाब दें? क्या 5000 पुरानी यह सभ्यता 5 मिनट में भरभरा जाएगी? क्या दोनों की पार्टियां खत्म हो जाएंगी? क्या दोनों नेताओं का वजूद खत्म हो जाएगा? आपने देखा ना कि अमेरिका में हुआ ऐसा, जबकि ट्रंप के आने के बाद वहां की संस्थाएं भी तेजी से खत्म होती जा रही हैं। इसके बाद भी जो बचा हुआ है वह ना तो हमारे श्रेष्ठ दिनों में था और ना अब है। व्हाइट हाउस की मुलाकात पर सबकी नजर थी, जबकि ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगर आ गए तो व्हाइट हाउस से बाहर नहीं जाने दूंगा, यही ममदानी को अरेस्ट कर बेसमेंट में बंद कर दूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि आएंगे तो अच्छे से बात करेंगे और इसकी पुष्टि ममदानी ने भी की कि बातचीत अच्छी रही। जबकि चुनाव जीतने पर ममदानी ने मुलाकात का समय मांगा, तब ट्रंप ने ट्वीट किया कि कम्युनिस्ट मेयर ने मुलाकात का समय मांगा है, हम इस मीटिंग के लिए सहमत हो गए हैं कि ओवल ऑफिस में होगी। ट्रंप ने हमेशा जोहरान को माई लिटिल कम्युनिस्ट मेयर कहा, कभी सनकी कम्युनिस्ट भी कहा और ममदानी को अरेस्ट कर लेने की बात भी। लेकिन जब मुलाकात हुई तब ट्रंप ने ममदानी के विचारों की भी तारीफ की कि वे चाहते हैं ममदानी कि न्यूयॉर्क में आम लोगों के लिए ज्यादा घर बने, उनका किराया कम हो। मैं इससे सहमत हूं। क्या ऐसा भारत में हो सकता है या भारत ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है? We had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down, all things that I agree with. Now, we may disagree how we get there, the rent coming down. I think one of the things I really gleaned very much today, he'd like to see him come down ideally by building a lot of additional housing. Yeah. No, I don't expect, I expect to be helping him, not hurting him. A big help, because I want New York City to be great. Look, I love New York City. It's where I come from. I spent a lot of years there. Now I'm right here. I think this mayor can do some things that are going to be really great. ऐसी मुलाकातों की अपनी सच्चाइयां होती हैं। देखा जाएगा कि जो कहा गया उस पर ट्रंप कितना कायम रहते हैं और ममदानी के विचारों के शहर बनाने के लिए कितनी मदद करते हैं। लेकिन ट्रंप का यह कहना कि ममदानी के विचारों में दम है, लोगों के लिए घर बनाना जरूरी है, मैं मदद करूंगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बड़ी बात है। चुनाव के समय यही ट्रंप ममदानी के प्रतिद्वंदी का समर्थन कर रहे थे। कहते फिरते थे कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग कम कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद कह रहे हैं सहयोग करेंगे। और ममदानी वहीं खड़े होकर अपनी पॉलिटिक्स रख रहे हैं। भारत का लोकतंत्र अपने अपने गली मोहल्लों का लोकतंत्र हो गया है। इसका नाम दादा डेमोक्रेसी रख देना चाहिए। जैसे मोहल्ले का दादा अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलता, मोहल्ले के लोगों को धर्म से लेकर जाति के नाम पर डरा कर रखता है, जेल का भूत दिखाता है और अपने ही मोहल्ले में घूमता रहता है, खुद को दुनिया का दादा समझता रहता है। सारी संस्थाओं के लोग डरे सहमे नजर आते हैं, उसी की भाषा बोल रहे हैं, दादा की। अमेरिका भी दादा डेमोक्रेसी होने जा रहा है। वहां भी तेजी से डरपोकों की जमात बढ़ रही है जो केवल हां में हां मिला रही है और अपने ही देश की खूबसूरत चीजों को नष्ट कर रही है। मगर भारत लगता है कि गले में माला डालकर सो गया है कि कोई बात नहीं, दादा डेमोक्रेसी भी ठीक है,
किसी से मिलेंगे नहीं, सवालों के जवाब नहीं देंगे, जो सवाल उठाया जाएगा उसे ही घेरने के लिए 272 लोगों से चिट्ठी लिखवा देंगे, जिनका अपना ही रिकॉर्ड हिसाब किताब ऐसा है कि ठीक से जांच हो जाए तो कुछ का जीवन जेल में ही गुजर जाए। ममदानी ने ट्रंप के सामने अपनी बात रखी और उल्टा ट्रंप ने मीडिया पर दोष मढ़ दिया कि ममदानी के बारे में मीडिया ही अनाप शनाप लिखता रहता है, इनके अच्छे विचारों के बारे में बताता नहीं। And what we found time and again is that working people were left behind in the politics of our city. And what we're looking to do is put those people right back at the heart of our politics so that we don't have a situation where we're in the wealthiest city in the history of the world and yet 1 in 5 can't even afford $2.90 for a Metro card. That's the ultimate way. He agrees with that, and so do I. But if I read the newspapers and the stories, I don't hear that. But I heard him say it today, and I think that's a very positive step. मेयर के चुनावों को लेकर कहा जा रहा था कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का भी आधार खिसक रहा है। ट्रंप कई जुबान में बातें करते हैं, लेकिन बात अच्छी हो या बुरी, सबके सामने आकर अपनी बात कहते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। पत्रकारों से भिड़ जाते हैं तब भी सवाल लेते हैं। हालांकि यह भी सच है कि उनके कार्यकाल में रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, ब्लूमबर्ग के पत्रकारों को राष्ट्रपति की नियमित कवरेज करने वाले पत्रकारों की सूची से हटाया गया है। ट्रंप ने खुद भी कई पत्रकारों के साथ बेहद खराब बर्ताव किया है, फेक न्यूज कहना शुरू कर दिया और कई बार प्रेस के खिलाफ आक्रामक भी दिखाई दिए। इसलिए यह भी हो सकता है कि ट्रंप ने अपनी छवि चमकाने के लिए यह सब किया हो, लेकिन जो अमेरिका ने देखा और जो दुनिया ने देखा उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। For some reason, the press has found this to be a very interesting meeting. The biggest people in the world, they come over from countries nobody cares, but they did care about this meeting, and it was a great meeting. Go ahead. प्रेस ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि आप तो कहते थे कि न्यूयॉर्क में फेडरल आर्मी भेज देंगे, तो अब क्या करेंगे? इस पर उन्हें जवाब देना पड़ा कि हमारी इस पर बात हुई है कि जो लोग ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं, हत्या के मामलों से जुड़े हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और मेयर भी न्यूयॉर्क में शांति चाहते हैं। अब आप यही कल्पना भारत की कीजिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, मगर आप तो कीजिए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनसे यह सवाल पूछा जाता कि आप बिहार में घुसपैठिए का भूत क्यों खड़ा करने गए, जबकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं पाया, तो उनका क्या जवाब होता? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका कुछ भी जवाब दे पाते? हो सकता है कि ट्रंप बाद में मुकर जाएं, लेकिन कम से कम उन पर इतना दबाव तो है कि जो मेयर चुनकर आया है उससे मिले, बात करें और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। भारत में क्या हो रहा है, क्या आपको दिखता नहीं या आपने देखना बंद कर दिया है? आपको लगता है कि इससे भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है? हमने शुरू में कहा था कि ट्रंप के सामने ममदानी से सवाल पूछा गया कि क्या अब भी आप ट्रंप को फैसिस्ट कहना चाहेंगे? कई लोग फासिस्ट भी कहते हैं, कह लीजिए, लेकिन ट्रंप के जवाब पर सब हंस पड़े। हमारा कहना है, जब भी फांसीवाद का जिक्र आए, दांत मत चियारिए, हंसिए मत, बल्कि हंसना बंद कर दीजिए। यह सत्ता के क्रूरतम रूपों में से एक है, सबसे क्रूर। यह हंसने की चीज नहीं। खूनी हत्यारों के गिरोह ही लोकतंत्र को कुचलकर फांसीवाद लाते हैं और 4 लोगों की ऐश के लिए सारे संसाधनों को लूट लेते हैं। इन सभी चेहरों और नामों के साथ जुड़ा है फांसीवाद का इतिहास। सत्ता का ऐसा तंत्र, ऐसी विचारधारा जो केवल राष्ट्रवाद के नाम पर उन्माद पैदा करती है, लोगों को सनका देती है, उनके भीतर असुरक्षा पैदा करती है, उसे बताती है कि तरह तरह के दुश्मनों से खतरा है। तमाम तरह के डर पैदा करने के बाद डर दूर करने की सारी शक्तियां अपने पास ले लेती है। अपने ही समाज से दुश्मन पैदा करती है फांसीवादी शक्तियां। नागरिक को नागरिक का दुश्मन बना देती है। कुछ नागरिकों की नागरिकता पर संदेह पैदा करती है। नाज़ी जर्मनी में यहूदी समाज को दुश्मन के रूप में पेश करने के लिए कितनी ही फिल्में बनाई गई। प्रोपेगेंडा की पूरी मशीन को काम दिया गया। ऐसी फिल्में आज भी दुनिया के कई हिस्सों में बन रही हैं ताकि लोग अपने ही लोगों के एक हिस्से से नफरत करें, डरें और उनके खिलाफ हिंसा करें। भारत में भी ऐसी कई फिल्में बनाई जा रही हैं। फांसीवाद यही कहता है कि हर आदमी राष्ट्रवाद में ही निष्ठा रखेगा,
जिसका मतलब होगा फैशिस्ट नेता में निष्ठा रखेगा। एक आदमी इतना ताकतवर हो जाता है कि सारी सरकार और जनता उसके सामने यस सर करने लग जाती है। गलत को गलत बोलने की हिम्मत किसी में नहीं रह जाती। फांसीवाद का एक लक्षण है, इसमें नेता के करिश्मे को पैदा किया जाता है, किसी मसीहा की तरह पेश किया जाता है जैसे वो नेता नहीं होगा, धरती का अवतार है। फांसीवाद और राष्ट्रवाद कभी भी एक नहीं, बल्कि फांसीवाद राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करता है, दोहन करता है, अपने राष्ट्रवादी नारों से जनता को भरमाता है, उकसाता है, लेकिन वह राष्ट्रवाद नहीं होता। यह कानून की लंबी प्रक्रियाओं से न्याय की बात नहीं करता, बल्कि जनता को ही उकसाता है कि तुम पर जुल्म हुआ है और तुम एकजुट होकर इसका इलाज कर दो, यानी सड़क पर भीड़ बनकर हिंसा करो। 1920 के दशक में इटली में मुसोलिनी ने पहली बार फांसीवाद का इस्तेमाल किया। वह अपनी पार्टी को फैशिस्ट पार्टी कहता था। अंग्रेजी में फैशिस्ट शब्द आया है लैटिन भाषा के शब्द फाशिस्ट से। यह एक तरह का हथियार होता था। प्राचीन रोम में अक्सर मजिस्ट्रेट अपने पास एक हथियार रखा करते थे जो कई लकड़ियों को एक साथ बांधकर बनाया जाता था और उसके एक छोर पर कुल्हाड़ी का ब्लेड होता था। यही उसकी ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। यानी इसका मतलब है कईयों के समूह में जो एक ताकतवर है उसकी शक्ति संगठन से आती है। इटालियन भाषा में आज भी एक शब्द है फाशियो, जो लैटिन के फाशिस्ट से आया है। उसका भी मतलब है संगठन या सिंडिकेट, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक समूहों और संगठनों द्वारा किया जाता है। इटली के इतिहास में मुसोलिनी का उदय भी तभी होता है जब वो फाशियो नाम का अपना दल खड़ा करता है, जिसे बाद में गुंडों की फौज के रूप में देखा गया। आज कोई पार्टी खुलकर फैशिस्ट नहीं कहती, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके काम, उनकी हरकतें इस सोच में रंगी नजर आती है। 1930 और 40 के दशक में फांसीवादियों के अपराध और अत्याचार के इतने दस्तावेज आज भी मौजूद हैं, आपके YouTube चैनलों पर हैं, कि कोई पार्टी तब के समय की तरह खुद को फैशिस्ट नहीं कहना चाहेगी। इसलिए वह राष्ट्रवाद के पीछे छुप कर आती है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, वहां कम्युनिस्ट विचारधारा से चिढ़ रही है, लेकिन ममदानी को कम्युनिस्ट कहने का संदर्भ अलग लगता है। ममदानी को कम्युनिस्ट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वे अमेरिका के लोकतंत्र में घुस चुकी, सर उठा रही फांसीवादी सोच को ललकारते हैं। ट्रंप ममदानी को कम्युनिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि फांसीवादियों का विरोध किसने किया। इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद से लड़ने वाले कम्युनिस्टों को जेल में डाला, उन्हें खत्म किया। यही हिटलर की जर्मनी में हुआ। हिटलर की पार्टी का नाम नेशनलिस्ट सोशलिस्ट था और ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। ऐसे बारीक अंतर बेहद अहम हैं और इन अंतरों को नोट कीजिए, पता कीजिए। याद करना चाहिए कि नाजी ताकतों ने अपना नाम तो रख लिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट, मगर इसके बाद भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों को ही मारना शुरू कर दिया, उन्हें जेलों में डाला। इसलिए लोकतंत्र को लेकर हमेशा सजग रहना पड़ता है। हर लोकतंत्र में फांसीवाद के लक्षण पाए जाते हैं। कई बार यह लक्षण इतना बड़ा हो जाता है और भयानक कि लोकतंत्र को ही निगल जाता है और पता नहीं चलता। फैशिस्ट पार्टियां हमेशा अतीत की बात करेंगी, अतीत के स्वर्ण युग को दोहराती रहेंगी, बार बार कहेंगी जैसा अतीत में था उसका गौरव आज लौटाएंगे, बस सत्ता दे दीजिए। टिमोथी स्नाइडर, एक छोटी सी किताब है इनकी, ऑन टिरेनी। इसमें ऐसी सत्ता के 20 लक्षण बताए गए हैं। इनमें से एक लक्षण है जब कोई पार्टी विपक्ष को कुचलती चली जाए, जब वह इतिहास की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर ऐसा माहौल बना दे कि विपक्ष के लिए बचना मुश्किल हो जाए, तब फांसीवाद निश्चित ही आता है। टिमोथी कहते हैं कि हमेशा एक से अधिक दलों को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र में आज़ादी का लाभ उठाकर अपने ही देश के लोगों के एक समूह को दुश्मन बनाते हैं, उन्हें कुचलने के नाम पर उस आज़ादी को ही दबा देते हैं, ऐसी ताकतवर पार्टी से सावधान रहिए। 1930 और 40 के दशक में जर्मनी, इटली और अन्य जगहों पर फैशिस्ट और नाजी जनता के भरोसे से ही चुनाव जीत कर आए, तो उन्होंने एक एक कर विपक्ष को खत्म करना शुरू कर दिया। टिमोथी कहते हैं कि जब आप किसी को वोट देते हैं तब आपको पता नहीं होता कि आखिरी बार के लिए वोट दे रहे होते हैं, यानी क्या पता उसके जीतने के बाद वह आपको वोट डालने का मौका ही ना दे। या भारत के संदर्भ में
वोट चोरी होने लग जाए। 1932 में जर्मनी में भी कुछ लोगों को पता था कि नाजी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो चुनाव ही खत्म हो जाए। उनकी आशंकाएं सच निकली। उन्हें समझ आ गया था कि वे लोकतंत्र के खात्मे के लिए वोट दे रहे हैं। यह किताब याद रखने वाली है। एक बात कहती है, कोई भी चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है, या जो आदमी वोट कर रहा है उसके जीवन काल का आखिरी चुनाव हो सकता है। अमेरिका में फांसीवाद नहीं आया, लेकिन इसके लक्षण वहां भी रहे, लेकिन अमेरिका के लोगों ने हमेशा इस तूफान को रोका है। इसलिए न्यूयॉर्क में जो चुनाव हुआ वो मेयर का चुनाव नहीं था। मेयर के चुनाव के बहाने उन आशंकाओं और सवालों का जवाब था जिसे लेकर अमेरिका के लोग परेशान थे कि क्या उनका लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या उनके लोकतंत्र में विरोध की शक्तियां मिटा दी जाएंगी। लेकिन जवाब उन्होंने अपने भीतर से खोज निकाला। ममदानी को जिताकर जवाब दिया कि खत्म करने की कोशिशें तो होती रहेंगी, लेकिन बचाने की लड़ाई भी जारी रहेगी। फैशिस्ट हिंसा के समर्थक रहे हैं, वे हर बात में हिंसा का समर्थन करेंगे, विरोध की आवाज को दबाएंगे। उनके लिए किसी भी तरह पावर में रहना ही एकमात्र नैतिकता है। इसलिए इन सब से अलग गांधी एक और बात कहते थे कि सत्ता तक आप कैसे पहुंचते हैं, किन तरीकों का इस्तेमाल कर पहुंचते हैं, किन रास्तों और विचारों पर चलते हुए पहुंचते हैं, यह सबसे बड़ी बात है, ना कि आप सत्ता हथिया लेते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए संस्थाओं और कुर्सी पर बैठे लोगों को डरपोक बना देते हैं। ममदानी और ट्रंप की मुलाकात से अमेरिका में लोकतंत्र और फांसीवाद की लड़ाई नहीं बदल जाएगी और खत्म भी नहीं होगी, लेकिन इस एक मुलाकात ने भरोसा भी पैदा किया कि अमेरिका में नेता की भाषा कैसी भी हो, हरकत कैसी भी हो, कितने भी विरोधी कुचल दिए जाएं, दिखाने के लिए जो सबसे अच्छा गुण है, यानी कुर्ता है, यानी जैकेट है, वह लोकतंत्र का कुर्ता है। इसलिए भी लोकतांत्रिक होने का ढोंग किया जाता है, क्योंकि सद्गुण अगर कुछ है तो वह लोकतंत्र है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।